आदर और सम्मान के योग्य रामचंद्र रंगा जी, रामेश्वर जी, जगदीश सिरोही जी, हमारे भाई और साथी, सभा के अध्यक्ष आदरणीय मेहरा साहब, मेरे भाई लक्ष्मीचंद जी, भाई विक्रम रंगा जी, भाई सुरेश लोदर जी, छोटे भाई संजय भोरिया जी, छोटी बहन राजकली भाटिया जी, भाई बलजीत इंजल जी, भाई संजय सिंगल जी, छोटे भाई सुल्तान जी XMC, भाई दलेल सिंह खुराना जी, प्रेम सरपंच जी पाडला, भाई अजमेर सरपंच जी गढ़ी, यही साहब रघबीर रंगा जी, मेरे छोटे भाई और अजीज विकी भोड़ा जी, भाई विकास पाडला जी, भाई रामनिवास चौथ जी, नफे सिंह जी बाबा लदाना, रामेश्वर मानस जी, मनोज नंबरदार जी, जसबीर पाडला जी, राजेश जी एक सरपंच चौथ, ठाकरदास जी, चांदीराम रंगा जी, मेरे भाई वकील रंगा जी, भाई नरेश साइकिल वाले जी, मोहनलाल रंगा जी हरसोड़ा बस्ती, चांदीराम रंगा जी हरसोड़ा बस्ती, राजपाल जी प्रधान बलराजनगर, मेरे भाई और साथी दलबीर राठी जी, रामफल सिंह बाता जी, मेहरा साहब का मैं पहले ही जगदीश जी का सम्मान कर चुका, राजेंद्र सरपंच व्योंग जी, ताराचंद नौत जी, डॉक्टर सुबेरा सजूमा जी, संजीव ग्रोवर देवरा जी, राकेश ग्रोवर देवरा जी, सतपाल जी उप सरपंच देवरा, रघबीर जी सरपंच देवरा, मदन लाल संवर जी, नरेश कुमार दीवाल जी, दर्शन दीवाल जी, संदीप दीवाल जी, ईशम सिंह जी अर्जुन नगर, बीराराम जी अर्जुन नगर, महेंद्र धानिया जी, जसविंदर एक सरपंच सजूमा जी, राजरानी जी SC महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सुरेंद्र भारतीय जी, और आप सबकी अनुमति हो क्योंकि आप भी सवेरे 9 बजे से 9:30 से आए हुए हैं और सारे ही प्रबुद्ध साथी बैठे। मैं बहुत सारे और नाम लिखे हैं नंबरदार जी, मैं एक एक मेरे बुजुर्ग और साथी का सम्मान नाम लेके करना चाहता हूं, पर संजय भाई वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं आप सबसे ये कहकर के मैं अनुमति लेकर हाथ जोड़कर सम्मानित मंच कह मेरी बात की शुरुआत करना चाहूँगा ताकि आपका मैं कम समय लूँ। आपकी अनुमति से भूल चूक माफ। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, मेरे सामने बैठे और मंच पर बैठे मेरे बुजुर्गवार, मेरे नौजवान साथी और भाई, 2 नारे आप मेरे साथ लगाएंगे फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं कहूँगा बाबा साहब अम्बेडकर, आप कहेंगे अमर रहे, और मैं कहूँगा महान संत गुरु रविदास, और आप कहेंगे उनकी जय जयकार में बाबा साहब अम्बेडकर। सर जोर से तो बोला, मजा नहीं आया, लगता गर्मी में पत्ते छूटे हो पड़े। हमारी बहन स्वीटी रंगा जी, कोई ना कोई मेरे से साथी का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। महान संत गुरु रविदास, महान संत गुरु रविदास की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे साथियों का। मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूंगा क्योंकि बड़े विस्तार से मेरे भाइयों ने मुझसे पहले बोलते हुए अपनी बात कही। इस धरती के मालिकों, जमीन में जमीन का सीना फाड़कर अनाज पैदा करने वाले मेहनत कशों, इस शहर के सरदारों मालिकों, अपना खून और पसीना एक करके इस देश का पेट पालने वाले मेरे सभी मेहनतकश बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों का
मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं। 5000 साल पहले, 5000 साल तक ये बुजुर्गवार कहते आए हैं, हमारे साथ साथ हमने समाज का भेदभाव सहा और हमारे साथ साथ हमारे वाल्मीकि समाज ने भी, एससी समाज के दूसरे भाई भी उस भेदभाव और मनोवृत्ति के शिकार हुए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और फिर विदेश से महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वो इस देश में आए। भाई ब्रिजलाल चेयरमैन जी भी हैं, बीच बीच में मुझे कोई साथी का नाम आएगा, मैं उनका सम्मान करता रहूंगा, गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपने देश में आए। उनको अंग्रेज ने रंग के आधार पर ट्रेन से उतार दिया। बहुत कम बच्चों को यह बात पता। ये कहा ये केवल गोरी चमड़ी के लोगों के लिए, यहां काला हिंदुस्तानी नहीं बैठ सकता, ये अंग्रेज कहा करता था हमें। उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी को यह समझ में आया, एक भेदभाव वो है जो अंग्रेज हिंदुस्तानी से करता है, और एक हिंदुस्तान वो भी है जहां हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी से भेदभाव करता है। छुआछूत है, बेजारी है, नफरत है, जात पात है, ऊंच नीच है, बड़े छोटे का भेदभाव है। अंग्रेज का भेदभाव तो मिट सकता है देश की आजादी से। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया। उन दिनों में बाबू जगजीवन राम जी बाद में कांग्रेस के अंदर शामिल होकर वो भी आंदोलन में लग गए थे, तो थोड़े बाद में बाबूजी को भी बुलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, सब स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया और बिठाया और कहा अंग्रेज से लड़ने का कोई लाभ नहीं। अंग्रेज तो गोरी चमड़ी वाला है, उससे लड़ने का कोई लाभ नहीं। सब बड़े आश्चर्यचकित। महात्मा गांधी कह रहे हैं अंग्रेज से नहीं लड़ना, फिर हम किससे लड़ रहे? पहले अपनी सामाजिक कुरीतियों से लड़ो भाई, उन्होंने कहा। पहले खुद के भेदभाव से लड़ो, फिर अंग्रेज से लड़ना। अंग्रेज से लड़ने का कोई लाभ नहीं अगर कांग्रेस पार्टी समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकती। उन दिनों में महात्मा गांधी ने, और समय समय पर बदलता गया, आज हम हमारे सब एससी समाज के साथियों को दलित भाई कहते हैं, अलग अलग समाज के साथियों को सामूहिक तौर से। उन दिनों में, जो आज इस्तेमाल नहीं करते हम शब्द, पर उन दिनों में जो महात्मा गांधी को समझ में आया, भगवान के नाम के साथ हमारा नाम जोड़कर, और उन्होंने आश्रम के अंदर सबसे पहले दलित समाज के साथियों को जगह दी और कहा अगर कांग्रेस पार्टी दलित समाज को जगह नहीं देगी तो अंग्रेज से लड़ना व्यर्थ है। और फिर धीरे 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 बड़ा विरोध हुआ महात्मा गांधी का, कांग्रेस के अंदर भी विरोध हुआ, क्योंकि हर पार्टी में हर तरह का आदमी है। घर में भी 100 आदमी है, 50 आदमी है, सबकी एक राय नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे साथी थे जो इस भेदभाव के पक्ष में भी होंगे, पर बहुमत पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुमत महात्मा गांधी के साथ खड़ा हो गया, 95%। और उन्होंने कहा बापू आप सही कहते, जब तक दलित और पिछड़ों से भेदभाव, जब तक दलित से भेदभाव खत्म नहीं होगा, अंग्रेज से लड़ना व्यर्थ है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने 2 लड़ाइयां शुरू की।
लोग समझते हैं कांग्रेस पार्टी केवल अंग्रेज से लड़ी थी, ये सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2 लड़ाइयां शुरू की। एक, जो दलितों के साथ भेदभाव, कुरीतियां, विकृतियां, मनोवृत्तियां, उन्हें आप किसी भी कड़े से कड़े, कठोर से कठोर शब्द से बुलाएं, वो होती थी। और दूसरा, अंग्रेज से लड़कर स्वतंत्रता की संग्राम में खुद की सरकार लेने का लक्ष्य। और कांग्रेस ने फिर कई प्रस्ताव इस बारे में पारित किए कि वो क्या करेंगे। मैं उन पर आपका समय आज आकर्षित करके आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। मैंने इसलिए बताया कि भेदभाव को खत्म करने का ये आइडिया, ये सोच 1920, 10 और 20 के अंदर, आज से 120 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू की थी। यह आज की सोच नहीं है। और फिर भारत का संविधान बना। जब भारत का संविधान बना, आज तो हर कोई खड़े होकर कुछ भी बोल देता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी ने, आपको पता है महात्मा गांधी जी भी बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू दोनों बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे, उनके नाम पर टीचर्स डे भी हम मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उस स्वतंत्रता संग्राम में एक से एक, मैनेजर साहब, एक से एक विद्वान व्यक्ति था। पर ये महात्मा गांधी और पंडित जी का फैसला था कि संविधान बनाने और लिखने की जिम्मेवारी वो बाबा साहब को देंगे। और बाबा साहब ने फिर भारत का संविधान लिखा। उस भारत के संविधान में मैं अगर ये कहूं ये दुनिया का सबसे क्रांतिकारी संविधान है तो ये गलत नहीं होगा। विषमता को खत्म करने वाला, भेदभाव पर लोहार वाली चोट मारने वाला, जातिगत विषमताएं और कुरीतियों पर हमेशा हमेशा के लिए एक संवैधानिक दृष्टि से उसे खत्म कर लोगों को बराबरी का दर्जा देने वाला यह संविधान बाबा साहब ने लिखा। और कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण बहुमत था, आपको पता ही। और पार्टियों का तो कोई एक एक दो दो आदमी हुआ करता। बाकायदा इस पर चर्चा हुई। बाबा साहब ने, दूसरे साथियों ने एक एक आर्टिकल पर संविधान के चर्चा की और उसके बाद इस कुरीतियों को, मनोवृत्तियों को खत्म करने का संवैधानिक निर्णय लिया। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, उनका बोला हुआ एक एक शब्द संविधान सभा में मैंने पढ़ा है। आपने देखा होगा अक्सर संविधान सभा में सुशील बाबू जो उन्होंने कहा, मैं उसमें से कई बार कोट निकालकर, उनकी टिप्पणियां निकालकर आज के प्रासंगिक समय के अंदर बताया करता हूं। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के लिए किसी जाति विशेष में जन्म लेना जरूरी नहीं, विश्वास होना चाहिए उन सिद्धांतों में जो उन्होंने लिखे। मैं हमेशा ये कहता हूं मेरे साथियों को, चाहे वो रविदासिया समाज से हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हैं, चाहे वो दूसरे हमारे समाज से हैं, बाबा साहब की फोटो लगाना उचित है, पर सिर्फ फोटो लगाना उचित नहीं अगर आप उनकी लिखी बात को पर अनुसरण नहीं करेंगे। बाबा साहब की मंदिर में फोटो रख लेने से, बाबा साहब उन्होंने कभी नहीं कहा ये, वो कहा करते थे मेरी बात का जो अनुसरण करेगा वही मेरा अनुयायी। मैं इसलिए बाबा साहब का अनुयायी। मेरे साथियों, दोस्तों, चुनाव के समय में मैंने आपका 10 मिनट क्यों लिए? इसलिए लिए कि आज 1947 से 2024 में आ गए। कितने साल बीत गए? देश की आजादी को 75 साल बीत गए। क्यों मेरा साहब? परंतु देश की आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी मेरे भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, काका ताऊओं, बहनों, माताओं, आज भी वो मानसिकता है। उस मानसिकता के खिलाफ फिर आपको और मुझे लड़ना। मानसिकता नहीं खत्म हुई, कम हुई, बराबरी का दर्जा भी मिला कई जगह, खत्म नहीं हुई। उस मानसिकता के खिलाफ लड़ना।
ये लोग जो आज सत्ता की ड्योढ़ी के ऊपर बैठे हैं, कब्जा करे, ये लोग जो आज दिल्ली और चंडीगढ़ की राजगद्दी जिनको हमने दी 10 साल से वहां बैठे, ये वो लोग हैं जो उस बाबा साहब की लिखी संविधान की किताब, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने माथे से लगाया, जिसे पूरे देश ने स्वीकारा, ये उसको खत्म करना चाहते हैं, ये उस पर हमला बोलते हैं। ये पहली बार नहीं बोल रहे, ये जो बुजुर्गवार बैठे हैं, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संविधान समीक्षा कमेटी का गठन किया था, तब भी मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। हमने जाकर संसद घेरी थी, लाठियां खाई थी, वो मारते हुए मुझे एक कोने से संसद के और जो जंतर मंतर है उसके आगे लेकर गए थे, अगर आपको याद हो तो। 2 पसलियां उन्होंने तोड़ी थी, परंतु पूरे देश के अंदर फिर युवा कांग्रेस का सोनिया जी ने मुझे कहा कि पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलना चाहिए। जहां जहां गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जाते थे, वहां वहां हम काले झंडे लेकर खड़े हो जाते थे पूरे देश में। 12 जगह उन्होंने मुझे जेलों में डाला। मैं आपको बहुत कम साथियों को, नौजवानों को यहां पता है, बड़ों को तो पता होगा, 12 जगह उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेलों में डाला। आखिर में वो संविधान समीक्षा कमेटी वापस लेनी पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार फिर, क्योंकि इनकी मानसिकता और सोच नहीं बदलती। याद करिए, सरसंघचालक ने ये कहा था, और वो आज भी किताबों में अंकित है, कि संविधान से, रिजर्वेशन से, वो ये कहा करते हैं बीजेपी आरएसएस वाले कि उससे समाज बंटता है, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। हमने फिर उसका विरोध किया। फिर 2014 के अंदर ये सत्ता में आ गए। नरेंद्र मोदी धीरे धीरे टेस्ट करके देखते रहे, और जब इन्हें लगा अब इनका एक छत्र शासन हो गया, तो 2024 के अंदर 400 पार और संविधान को तोड़ परे कर का नारा दे दिया। पूरे देश के अंदर बवाल उठा। हिंदुस्तान की कांग्रेस के अध्यक्ष जो आपके समाज से, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने आह्वान दिया कि पूरे देश के अंदर एक बलबला तैयार करना, और हर पार्टी हमारे साथ इस यज्ञ में आई, अकेली कांग्रेस नहीं, सब पार्टियां हमारे साथ आई, और आखिर में 400 वालों को आपने 240 पे लाके खड़ा कर दिया। आप बदल के दिखाओ, है हिम्मत तो, है बदल के दिखाओ ना। मैं आज इस मन से हरियाणा का एक बेटा नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं, अब हिम्मत है तो आप बदल के दिखाओ ना। खटाखट हमारी वोट खिलाफ करेंगे, लेके आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये चोर दरवाजे से संविधान को तोड़ने की, आरक्षण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात ये सीधे टक्कर में नहीं कर पाए, उसमें तो आपने उन्हें हरा दिया। अब ये चोर दरवाजे से बीजेपी कर रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे, 5 उदाहरण दूंगा। हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े, 1 लाख पद तो रिजर्व के भी होंगे, 50% बैकलॉग अलग रह गया, वो तो छोड़ ही दो एक बार, वो तो हजारों पोस्टों का अलग है। 2 लाख पद खाली पड़े, उन 2 लाख पदों में 50,000 तो एससी समाज के, 50,000 बीसी समाज के, 1 लाख दूसरे जनरल कैटेगरी के। सही बात है मेरी, गलत है? भरो ना, अपने आप रिजर्वेशन खत्म होगी, कागज पे रखे जाओ। 30 लाख पद हिंदुस्तान की सरकार में खाली पड़े, 30 लाख, 15 लाख नौकरियां तो रिजर्व में। भरो मत, अपने आप बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, खत्म। एससी की रिजर्वेशन खत्म, पोस्ट ही मत भरो, पैसे भी बच रहे सरकार के, एससी की रिजर्वेशन भी चोर दरवाजे से खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 300 कारखाने इस देश में लगाए सरकार के, जहां प्राइवेट फैक्ट्री वाला निवेश नहीं करता था, बड़े सारे कारखाने हिंदुस्तान की सरकार की मलकियत है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरक्षण इन कारखानों में भी लागू होगा।
चाहते तो कह सकते थे कि सरकार में होगा, फैक्ट्री में नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, सरकार की जो फैक्ट्री है उसमें आरक्षण लागू होगा। तो आरक्षण लागू हो गया। 78 फैक्ट्री नरेंद्र मोदी ने बेच दी। 78 सरपंच साहब। जब जो फैक्ट्री बिकती है वो किसी ना किसी प्राइवेट हाथ में चली गई। कोई इस बैंड ने ले ली, कोई उस भाई ने ले ली, सबने ली नहीं। मैं तो उदाहरण के तौर पे कहीं राजकली फिर बाबे से मांगने लग जाओ, बता भी बाबे तेरी फैक्ट्री कहाँ है। कहीं सुरजीत बाबे से कहो भाई अब बता तेरी फैक्ट्री कहाँ है। ये गरीब के पास कहाँ फैक्ट्री है। कोई किसी ने ले ली, कोई किसी उद्योगपति ने ले ली, कोई अडानी ने ले ली, कोई अंबानी ने ले ली, कोई किसी और ने ले ली। उन सब में आरक्षण खत्म। उन 78 फैक्ट्रियों के अंदर लगभग 5 लाख नौकरियां थी। 2.5 लाख तो रिजर्व थी, 2.5 लाख खत्म। 14 दरवाजे से आरक्षण फिर खत्म। एक आपसे और चौथी बात बताता हूं। भारत सरकार और हरियाणा सरकार में बजट देते हैं सेक्रेटरी, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस में रिजर्वेशन का कोटा है हमारा, उतना ही है जितना और जगह, सब जगह बराबर है। कई मंत्री, ज्यादातर मंत्री, माफ करना, कम जानकार होते हैं। मैं इससे ज्यादा कहना वकील भाई उचित नहीं लगेगा इस मंत्री। तो सेक्रेटरी फैसला कर देता। मेरे पास तो बजट आता था तो मैं बनाता था, मैं फैसला किया करता। ये इंदिरा गांधी पेयजल योजना जो एससी समाज के लिए आई, ये इसलिए आई कि बजट में बनाया करता था। प्लॉट वाली योजना इसलिए आई कि बजट में बनाया करता था। मैं तो अपना बजट खुद लिखता हूं, पर हर मंत्री नहीं लिख सकता। ये क्या करते हैं अब, इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरी, उसकी नौकरी सीधी भर्ती शुरू कर दी। सीधी भर्ती, ये रिजर्वेशन वाली नहीं। भाई कोई बीजेपी का बंदा है, यहां पे दुकान करने लग रहा है, उसको आईएएस अफसर की जगह लगा दिया ले जाके सेक्रेटरी। उसको लेटरल एंट्री अंग्रेजी में कहते, मैं जान करके नहीं कहा था क्योंकि हर आदमी नहीं समझता। लेटरल एंट्री कहते मतलब डायरेक्ट भर्ती। उन्हें सीधा उठा के, किसी को सड़क पे जा रहा है स्कूटर वाला, इसको उठा के सेक्रेटरी लगा दो भारत सरकार में, अपने बंदे लगा लो। जब आप वो लगाओगे तो राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं, रणदीप जो बार बार कहता है, मैं राहुल जी को रिकॉर्ड निकाल के दिखा, पूरे हिंदुस्तान में जो 5 लाख करोड़ का बजट है उसमें से एससी समाज का सेक्रेटरी जो कंट्रोल करता है वो 2000 करोड़ है। तो 4,98,000 करोड़ का बजट दूसरे लोग फैसला करते। मैं नहीं कह रहा दूसरे नहीं दे सकते, हमें दे सकते हैं। हर आदमी रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं हो सकता। बहुत लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। अगर हमारा ही कोई बच्चा सीनियर आईएएस बन के, हमारा ही कोई भाई, हमारा ही कोई साथी वहां बैठा हो तो थोड़ी मेर करता है। आपने देखा भी है, अपने जो अधिकारी हैं, जो किसी हाई पोस्ट पर बैठे हैं, थोड़ा मेर करते हैं, समाज की बात को सुनते हैं, थोड़ा समाज के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं। परंतु बीजेपी ने वो भी खत्म कर दिया। हरियाणा के अंदर ये 1% है। यहां भी कोई एससी समाज के सेक्रेटरी को मेन विभाग का कंट्रोल ये नहीं देते, सब रिकॉर्ड, सब कंट्रोल छीन लेते हैं। और अब एक क्रीमी लेयर का नया कॉन्सेप्ट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया ये है कि अगर कोई वाल्मीकि या कोई रविदासिया या कोई सैंसी या धाना, अगर उसे एक बार भी बहन जी नौकरी मिल गई सरकारी, तो कहते हैं दोबारा नहीं देंगे उसके बच्चों को। मैं पूछता हूं क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? मैं चपड़ासी लग गया, मेरा बच्चा आईएएस नहीं लग सकता क्या? और एक बार नौकरी देने से भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। मैं उदाहरण दूं, संगीता कालिया हमारी बेटी है, हमारे समाज की, सही है गलत है? क्या दुर्व्यवहार अनिल विज ने उसके साथ किया था? वो तो एसपी है। जो एसपी को बेइज्जत करके, धक्के मार के निकाल सकते हैं, तो पूर्वाग्रह खत्म हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्योंकि अगर सुनीता कालिया एसपी लग गई तो आपने जैसे उसको धक्के मार के निकाला, बेइज्जत किया, तो पूर्वाग्रह अभी खत्म नहीं हुआ।
पर आज तो संगीता कालिया का सम्मान सुरक्षित नहीं, आईपीएस अफसर होके मेरे और आपको कौन पूछने वाला, ये ऐसा करने लगे। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं मेरे भाइयों साथियों, चुनाव है, मैं मानता हूं मैं चुनाव से भटक गया, अपने दूसरे पारिवारिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर चला गया। मैं एक बात आपको कहता हूं, रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे भाइयों के लिए, एससी समाज के हर वर्ग के लिए, रविदासिया समाज के लिए भी, समाज के बाकी वर्गों के लिए भी, जब तक खून का आखिरी कतरा है लड़ता है। मैंने जो 2 स्कीम कर्नाटक में लागू करी थी, आप घर जाके बताइएगा, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने वो स्वीकार लिया कि वो यहां भी लागू करेंगे। एक स्कीम थी कर्नाटक में 1 करोड़ 11 लाख घरों को मैं 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूं भाई साहब। उसका फायदा किसको हो रहा है सबसे ज्यादा? जो गरीब है। गरीब कौन है? 90% में तो एससी समाज और बीसी समाज है, 10% में जनरल कैटेगरी के गरीब भी आते हैं। तो वो यहां पे 200 से शुरू करेंगे और 300 तक ले जाएंगे, बिजली यहां भी माफ करेंगे। जिसमें एयर कंडीशन लगाना हो वो लगा लो, बिल दे दो, इसमें क्या है? क्यों मास्टर जी? पर जो लट्टू लगा रहे हैं माजी, जो 2 पक्के लगा रहे हैं, उन गरीबों का बिल तो माफ करो, ताकि कम से कम उनका एक खर्चा तो सरकार ले ले। तो ये करके दिखाएंगे आप। कर्नाटक में मैंने 2000 रुपए हर घर की एक महिला मुखिया को दिए थे। सारी महिलाओं को नहीं दे सकते, घर में 4 हैं, 4 को थोड़ी दे सकते हो, फिर तो सरकार नहीं चले। तो घर में एक महिला मुखिया को, महिला बजट चलाती है घर का। दूध कितना महंगा हो गया, दाल कितनी महंगी होगी, पत्ती चाय की कितनी महंगी होगी, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, आटा कितना महंगा होगा, छोले राजमा कितने महंगे हो गए, मसाले कितने महंगे हो गए, क्यों कर चलावें? आखिर में पहला बजट जो कटता वो घर का कटता, तारा कटे। मैं कर्नाटक में 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को 2000 रुपए 7वीं तारीख तक उनके खाते में सीधे जमा कराऊं, कोई बिचौलिया है ही नहीं। सब पुरुष रोड़ा पाते हैं, नंबरदार बहुत। यू सुरजेवाला ने हमारे घर में इसको खसम बना दिया, लगाई को ये कर दिया, वो जैसे आपने कहा करें गांव में ओड़ी बोड़ी बात बहुत कहते हैं मुझे, मैंने नहीं सुनी। 5-7 गाड़ भी काटते मुझे रोज खड़े होके, ये सुनती नहीं मेरी, इसके तो सीधे खाते मेरे पहिए आवे वगैरह वगैरह। मैंने कहा तुम क्यों सुनानी है, तू इसको 2-5 और दिया कर, 2 हम तेरे 5 तू दिया कर, अगली भी खुश रहेगी, बढ़िया रोटी घी डाल के खिलाया करेगी। क्यों दुखी हो रहा है? ला सीपी अपने मौज कर। तो जो यहां भी करने वाले हैं, मैंने कहा था, मैं जरूर क्यों बैठा, 1000 रुपए पे मैंने कहा शुरू करो, बजट देख लो। तू हर सरकार का अपना 24,000 करोड़ देते हैं हम, 24,000 करोड़। और मैंने काउंट करवाया, 82% SC-BC को मिल रहा है, 82%। उसमें लगभग हर घर कवर हो, सारे घर कवर हो, 98-99% घर कवर है SC-BC से। तो हर आदमी को यहां भी एक कोशिश कर रहे हैं, 1000 पे शुरू करो और 2000 रुपए तक घर की एक महिला मुखिया के खाते में डाला। खड़गे साहब मान गए, अनाउंस कर दिया उन्होंने। मैंने कहा सरकार चलाने के लिए बाकी बजट बाद में देखेंगे, जब तक लोगों को मालिक और हिस्सेदार नहीं बढ़ाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब आखिरी बात आपसे कहता हूं, बकाने वाले बहुत लोग आएंगे। ये लोग वो हैं जिनके मन में आपके प्रति उल्टे जरासीम है। इनको गरीब आदमी में से बदबू आती है, अगर मैं माफ करना, अगर मैं कहूं, इनको गरीब आदमी के हक छीनने, इन्हें गरीब आदमी को दबाकर ही आनंद आता है। पर अब गरीब आदमी बराबर खड़ा हुआ, वो डरता नहीं, झुकता नहीं, दबता नहीं, किसी के बहकावे में आता नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहता हूं, हर वो वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को देंगे, आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को देंगे, वो बाबा साहब की सीख को मजबूत करेगी और मुझे ताकत देगी, और आपके इस अजीज को ये ताकत देगी कि वो मिलकर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ सके। मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूं, जब तक रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदा है, मेरी बहन शैलजा और हम दोनों मिलकर लड़ते हैं ये लड़ाई। जब तक हम जिंदा हैं, हमें किसी से भी लड़ना पड़े, आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता।
ना हमारे आरक्षण की तरफ, ना हमारी कल्याणकारी योजनाओं की तरफ। और जिस दिन आपके भाई के हाथ में कलम आ गई उस दिन मैंने बता दिया, 2 तो ये करके दिखाऊंगा और मेरे मन में ही है क्या क्या करके दिखाऊंगा। तो एक एक वोट आपके अजीज आदित्य सुरजेवाला को डालकर, और अपनी अपनी नहीं, माफ करना, गांव में किसी जमींदार को अगर कह दोगे, शहर में किसी दुकानदार को कह दोगे, आपकी बात टाल नहीं सकता। आप कहो लाल जी हमेशा तेरे कहने से देते हैं, ओ भाई चौधरी साहब तेरे कहने से देते हैं, आपकी बार हमारे कहने से हमारे बेटे को दे आदित्य। आप देखना 80% लोग आपकी बात मान लेंगे। तो मैं बस मैं उनकी तरह नहीं हूं, आपको पता है। मेहरा साहब ने दरखास्त दी, मुझे बस दिखाया, लीला एक बार 51 लाख बोल गया, फिर 51 लाख बोल गया, 51 रुपए नहीं आए। सही है कि नहीं? जो अपनी रविदासिया बड़ी पुरानी चौपाल है। मैं आज आपको कह के जाता हूं कितने रुपये लगाई, उतारी छूट है, मेरे से मांगियो ना भाई। मेरा साहब दस्तखत लिख के ले आइए और मेरे खाली कागज पे दस्तखत करा के ले जाइए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।